welcome back to my YouTube channel Increase Your Knowledge with Amrita. I am Amrita and I am your online teacher. So guys, today's topic is algorithm. In my previous video, we had already discussed about data structure, like what is data structure, what is the need of data structure, what is the importance of data structure, what is the classification, that means what is the type of data structure. ये सारी चीजें हम अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रही है. तो आपने अगर अभी तक नहीं देखा हुआ है मेरी प्रीवियस वीडियो को, तो सबसे पहले प्रीवियस वीडियो को देख के आओ, देन इस वीडियो पर आना, तो चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी. क्लियर है? आराम से समझना है, कोई जल्दी नहीं है. तो एल्गोरिदम क्या होता है? अगर मैं एल्गोरिदम की बात करूं कि एल्गोरिदम क्या होता है, तो एवरीवन नो दैट व्हाट इज एल्गोरिदम. बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन मतलब 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं कि एल्गोरिदम क्या है. एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ रूल और यू कैन से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग आवर कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल और कॉम्प्लेक्स रियल लाइफ एग्जाम्पल. राइट, दैट्स इट. दिस इज एल्गोरिदम. एवरीवन नो दैट. राइट, सबको पता है कि एल्गोरिथम क्या होता है. सो एल्गोरिथम इज जस्ट लाइक अ सॉल्यूशन और यू कैन से इट इज जस्ट लाइक अ लॉजिक और अ सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम. यू कैन से लाइक दिस. राइट, तो एल्गोरिथम क्या होता है ये तो हमको पता है. अब नाउ सेकेंड थिंग आपके पास ये आती है कि ये वर्क कैसे करता है. व्हाट इज द वर्किंग ऑफ एल्गोरिथम, किस तरह से ये वर्क करता है. चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल में अगर मैंने आपसे बोला कि आपके एक पसंदीदा को मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, फटाक से सबको पता है कि मैसेज कैसे करना है. तुरंत मोबाइल उठाएंगे, मोबाइल उठाया, मोबाइल में व्हाट्सएप सर्च किया, सर्च करने के बाद व्हाट्सएप को ओपन किया, व्हाट्सएप ओपन करने के बाद वहां पे जिसको आपको मैसेज भेजना है आपने उसका नाम सर्च किया और उसको मैसेज सेंड किया और व्हाट्सएप बंद कर दिया. तो यहां पर भी हम कितने सारे प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं. तो इन जितने भी प्रोसेस हमने फॉलो किया, इनका जो सेट होगा वही एल्गोरिथम कहलाता है. क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, अब मैं वर्किंग पे ही बात करती हूँ. अब मैं एल्गोरिथम का वर्किंग ही बात करती हूँ कि वर्किंग क्या होता है डायरेक्ट. ठीक है, वर्किंग की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल लेते हैं बहुत सिंपल सा कि आपको ऐड करना है 2 इंटीजर को. क्या मैंने बोला कि आपको ऐड करना है 2 इंटीजर को, आपको ऐड करना है. क्लियर है? ये प्रोग्रामिंग एग्जांपल है आपके पास. इसके लिए आपको एक एल्गोरिथम लिखना है. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या होगा? स्टेप 1 स्टार्ट. राइट. स्टेप 2 initialize to. You can take 3 variable actually. Initialize all 3 variable. Take here I write like take 3 variable like x, y and z. ठीक है, 3 वेरिएबल क्यों लिया? 2 वेरिएबल हमारे इंटीजर होंगे जिनको हमको सम ऐड करना है. एक्चुअली तीनों के तीनों इंटीजर ही होंगे. क्यों इंटीजर होंगे? क्योंकि अगर हमको इंटीजर को ऐड करना है तो हमको आउटपुट में भी इंटीजर मिलेगा और उसको स्टोर करने के लिए भी हमको इंटीजर वेरिएबल की ही नीड पड़ेगी. ये बात सबको पता है. क्लियर है? ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल क्यों लिया ये भी पता चल गया. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमको a और b की वैल्यू भी लेनी पड़ेगी. तो टेक वैल्यू ऑफ a एंड b. क्लियर? ए और बी की हमने वैल्यू ले लिया. नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? नेक्स्ट स्टेप आएगा यहां पर आपको ऐड करना पड़ेगा इन दोनों को. तो यहां पे लिख दिया ऐड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. क्लियर? ए और बी की वैल्यू को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया. अब स्टेप 3 क्या आएगा? सॉरी, this is step 4 and this is step 5. अब स्टेप 5 क्या आएगा? आपने जो वैल्यू मिली है ऐड करने के बाद, जो रिजल्ट मिला है उसको आपको स्टोर करना पड़ेगा. सॉरी, नॉट a and b, here we take x and y, so x and y. क्लियर? अब क्या करेंगे हम? इनकी वैल्यू को क्या करेंगे? ऐड कर लिया. अब क्या करेंगे? स्टोर करेंगे. जो हमको रिजल्ट मिल रहा है उसको स्टोर भी करना पड़ेगा. तो स्टोर the result of step 4 to C. ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? हमको डिस्प्ले भी तो करना पड़ेगा ना, आपको सम ही तो चाहिए. तो डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ C.
देखते जाओ बस। स्टेप 7 क्या आएगा? स्टॉप। तो ये एक तरीका है क्या एल्गोरिदम लिखने का। अगर इसी को मैं थोड़े से और डिफरेंट तरीके से लिखना चाहूं तो सिमिलरली मैं इसको एक और डिफरेंट तरीके से लिख सकती हूं। कैसे? देखना ध्यान से। स्टेप 1, स्टार्ट ऐड। स्टेप 2, इनिशियलाइज A, B and C। स्टेप 3, इनिशियलाइज कर लिया। स्टेप 3 में हम इस तरह से डायरेक्ट दिखा सकते हैं। यहां पे इसका मतलब ये है कि हमने A और B के, आई होप कि ये विजिबल हो, बट मिनट, C A प्लस B, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि A और B की वैल्यू को ऐड किया और इसको हमने किसमें स्टोर कर दिया है? C में। क्लियर है? स्टेप 4, डिस्प्ले C। स्टेप 5, स्टॉप। तो सेम इस एल्गोरिथम को ही हमने इस दूसरे लैंग्वेज में भी, एक्चुअली ये भी एक एल्गोरिथम ही है, ये भी एक वे ही है एल्गोरिथम का। जरूरी नहीं है कि केवल आपके पास एक ही वे हो एल्गोरिथम लिखने का। दैट मीन्स अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, कोई एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो एक ये तरीका, इस तरीके से भी आप एल्गोरिथम लिख सकते हैं, इस तरीके से भी आप एल्गोरिथम लिख सकते हैं, बट मैक्सिमम टाइम हम इस तरह के एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अनवांटेड डेफिनेशन होते हैं, अनवांटेड चीजें जो होती हैं, वो क्या हो जाती हैं? रिड्यूस हो जाती हैं इस तरह में। तो मैक्सिमम जो प्रोग्रामर होते हैं वो इस एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं। तो ये था एल्गोरिथम का फंडा कि एल्गोरिथम क्या है, किस तरह से हम एल्गोरिथम लिखते हैं। कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोल दिया आपके पास, मतलब एल्गोरिथम का यूज क्यों किया जाता है? आपके पास बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आप एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो उसको हमको स्टेप में डिवाइड करना पड़ता है। तो एल्गोरिथम यही है, आपको ना उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड करके देता है कि आप इस तरह से सॉल्व कर लो। क्लियर? दैट्स इट। नाउ सेकेंड थिंग इज, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिथम। कैरेक्टरिस्टिक अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं आप देख सकते हैं। पहला है इनपुट में यहाँ पर एल्गोरिथम में 0 इनपुट भी हो सकते हैं, मिनिमम 0 इनपुट भी हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने भी इनपुट हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो हो जाता है आउटपुट। बट आउटपुट के केस में यहाँ पर एटलीस्ट एक आउटपुट होना ही चाहिए, मिनिमम 1 आउटपुट तो होना ही चाहिए। क्लियर? थर्ड अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइक फाइनाइटनेस एक इसका कैरेक्टरिस्टिक है। फाइनाइटनेस का मतलब ये है कि आपका जो एल्गोरिथम जो आपने लिखा हुआ है, वो फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एल्गोरिथम चलता ही जा रहा है इनफाइनाइट टाइम्स तक। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट सेकेंड आपकी प्रॉपर्टी क्या है? फाइनाइटनेस। थर्ड अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनअम्बिगियस। आपका जो एल्गोरिदम है उसमें एरर नहीं होना चाहिए, अनअम्बिगियस होना चाहिए, एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे ऐड की जगह मल्टीप्लाई लिख दूं तो ये आपका एल्गोरिथम गलत हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह की एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो वो होता है लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि जो एल्गोरिथम है वो किसी भी लैंग्वेज के लिए इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी भी लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर आपने एडिशन का यहाँ पे एल्गो लिखा हुआ है तो ये नहीं कि आपने इसको सी में लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने सी यूज कर दिया, सी लैंग्वेज यूज करके आप अपना एल्गोरिथम नहीं लिख सकते, या C++ या फिर ऐसा एल्गोरिथम आप नहीं लिख सकते जो केवल सी लैंग्वेज पे वर्क करे,
या केवल C++ पे वर्क करे या केवल जावा पे वर्क करे, आपका जो एल्गोरिदम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो बिल्कुल ही लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दैट मीन्स कि सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में आपका एल्गोरिदम रहता है, जिसको देख के आप पता कर सकते हैं कि ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। आप देख के इसको बता सकते हैं कि ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, किसी भी लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं है। तो लास्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या है यहाँ पर, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। दैट मीन्स कि लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट होना चाहिए आपका जो एल्गोरिथम है वो। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट डिस्कस ये करना चाहती हूँ कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग और मैनेजिंग और एक्सेसिंग द डेटा इन एफिशिएंट मैनर। एक टर्म मैंने यूज किया, इफिशिएंटली आपका जो डेटा होना चाहिए वो उस मैनर में, इफिशिएंट मैनर में स्टोर होना चाहिए, राइट। स्टोर डेटा इन इफिशिएंटली, ये बोल सकते हो आप। ठीक है, अब ये जो टर्म है, इस टर्म का यूज हमने किया, इस टर्म का यूज हमने किया है। अब अगर मैं इसके बारे में और डिस्कस करना चाहूं कि किस तरह से आपका डेटा जो है वो एफिशिएंटली या फिर एफिशिएंट मैनर में स्टोर हो सकता है, तो इसके लिए यहाँ पे दो पार्ट आते हैं, दो चीजें आती हैं। वो क्या क्या आता है, वो आता है आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरा आता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जो हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है डेटा स्ट्रक्चर में, तो वो कितना टाइम ले रहा है उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने में। अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं वो अलग अलग टाइम लेते हैं, ठीक है। तो जो डेटा स्ट्रक्चर सबसे कम टाइम लेता है, जो सबसे लेस टाइम लेता है, और वो क्या होगा, वो ज्यादा एफिशिएंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। दैट मीन्स कि डेटा को स्टोर करने में जितना स्पेस लगता है वो आपका आता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, और जो डेटा स्ट्रक्चर आपका सबसे लेस स्पेस लेता है वो होता है ज्यादा एफिशिएंट। क्लियर है। तो अब अगर मैं यहाँ पे बोलूं, एक टर्म यूज करना चाहूंगी कि आइडियल डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट इज आइडियल डेटा स्ट्रक्चर, तो आप ये कह सकते हैं कि आइडियल डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर है जो कम टाइम और कम स्पेस ले, किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने में कम टाइम और डेटा को स्टोर करने में कम स्पेस ले। वो डेटा स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, आइडियल डेटा स्ट्रक्चर होगा। अब आप ये पूछेंगे मेरे से कि ये कैसे पता चलेगा, सब पूछना चाहेंगे कि ये कैसे पता चलेगा। तो चलो एक एग्जांपल से मैं इसको बताना चाहूंगी कि बहुत बढ़िया एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल एरे, कुछ लोग इसको एरे बोलते हैं, कुछ लोग अरे बोलते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एरे है इस तरह से 1 5 6 8, ठीक है। इंडेक्स क्या क्या होगा, A0 A1 A2 और A3, ठीक है। ये इंडेक्स होगा। इस तरह से एरे में डेटा स्टोर होते हैं, सिक्वेंशियल मैनर में डेटा स्टोर होते हैं, और यहाँ पे जो भी डेटा होते हैं वो क्या सेम टाइप के डेटा होते हैं, ठीक है। सेम टाइप के डेटा को ही एरे क्या करता है, स्टोर करता है। अब देखना, ध्यान से देखना, सपोज यहाँ पे सपोज कर लो कि एक स्पेस खाली है, ठीक है। एक स्पेस क्या है, खाली है, अभी डेटा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कोई एलिमेंट आया 4, ठीक है, ये, और उसको स्टोर करना है हमको इस पे, ठीक है। क्या करना है, स्टोर करना है इस प्लेस पे। तो अब क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा हमको, डेटा को
शिफ्ट करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। इस तरह से हम डेटा को शिफ्ट करेंगे। देखो कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा, डेटा को पहले शिफ्ट किया, ईच डेटा को शिफ्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हमको इसमें स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4, 1, 5, 6 और ध्यान देना कि हमको और ध्यान देना कि हमको डेटा को बिगनिंग में यानी कि बिल्कुल शुरू में स्टोर करना है। यहाँ पे ये केस है कि हमको ये जो डेटा है उसको बिगनिंग में बिल्कुल शुरू में स्टोर करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यहाँ पे फ्री स्पेस होना चाहिए, ठीक है। एरे के केस में फ्री स्पेस होना चाहिए। देन हम इसको क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, ठीक है। हमने शिफ्ट किया, ईच डेटा को हमको हर बार शिफ्ट करना पड़ेगा। देन उसके बाद जाके हम इस तरह से स्टोर करेंगे। देन ये क्या हो जाएगा, A0, A1, A2, A3, A4। और यहाँ पे हमारी नीड ये है कि हमको डेटा को शुरू में ही स्टोर करना है, पहले इंडेक्स पर ही, यानी कि ये जो 0 इंडेक्स है वो पहला इंडेक्स होगा हमारा, तो 0th इंडेक्स पे ही हमको डेटा को स्टोर करना है। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए हमको यहाँ पे डेटा को क्या करना पड़ रहा है, शिफ्ट करना पड़ा, ईच डेटा को शिफ्ट करना पड़ा है। देन उसके बाद हमको स्टोर करना पड़ा है। इन द केस ऑफ एरे हमको ये करना पड़ा। तो यहाँ पे आपको देख के पता चल रहा होगा कि टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। देखो आइडियल डेटा को सर्च करने में कि कौन सा डेटा आइडियल डेटा है, दैट मीन्स कि वो डेटा जो हमारा किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने में जो सबसे कम टाइम लेता है और कम स्पेस लेता है, ऐसे डेटा को हम आइडियल डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। और यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेस को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर ही हमारा आइडियल डेटा स्ट्रक्चर, आप इस तरह से बोल सकते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ही इंपॉर्टेंट मानेंगे और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही देखेंगे, ठीक है। अब देखो जैसा बोला मैंने, इस तरह से ये काम किसका हो गया, एरे का। नेक्स्ट मैं सेम प्रोसेस करना चाहूंगी लिंक लिस्ट पे। अब देखो लिंक लिस्ट में क्या होता है, सबसे पहले तो लिंक लिस्ट में होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से डेटा हमारे पास लिंक लिस्ट में किस तरह से स्टोर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका एड्रेस है 100, ठीक है। यहाँ पे कोई डेटा 1 स्टोर है। नेक्स्ट हमारे पास जो डेटा है वो है 2 और यहाँ पर इसका जो एड्रेस है 102 है, ठीक है। और ये स्टोर करता है 102। यहाँ पे क्या होता है लिंक लिस्ट में, यहाँ पे एक हेड होगा जो बिल्कुल स्टार्टिंग में पॉइंटर होता है। एक्चुअली ये जो बिल्कुल पहले वाला जो हमारा एलिमेंट होता है, वैल्यू होती है, उसको पॉइंट कर रहा होता है। और नेक्स्ट हमारा जो रहता है वो एड्रेस होता है जो नेक्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है। दो चीजें होती हैं यहाँ पे, पहला होगा आपके पास जो वैल्यू है वो एलिमेंट की जो वैल्यू है वो होगी, दूसरा होगा एड्रेस जो नेक्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा, और हेड होता है जो पॉइंट करता है सबसे पहले एलिमेंट को, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे थर्ड भी है, लाइक इस तरह से, और इसका जो एड्रेस है 104 है, तो यहाँ पे 104, ठीक है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट एक और मान लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास 6 है, और इसका जो ठीक है, इसका जो एड्रेस है वो आप ले सकते हैं 106 हमने ले लिया, 106 और ये नल, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास एक लिंक लिस्ट है। मतलब क्या है, मैंने बता दिया कि यहाँ पे दो चीजें होती हैं। पहला क्या होता है एलिमेंट की वैल्यू, दूसरा होता है नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, और वो एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है। हेड नाम का एक पॉइंटर होता है जो पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होता है। इतनी बातें हो गई क्लियर। अब सपोज कि सेम क्वेरी यहाँ पर भी है, एक 4 है एलिमेंट, अभी इसके पास एड्रेस है वो नल है, और इसको हमको बिल्कुल बिगिनिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या करना है, स्टोर करना है। तो यहाँ पे फंडा बड़ा सिंपल है, बिना कुछ किए, बिना शिफ्ट किए यहाँ पर आप इसको स्टोर कर सकते हैं। बस यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पर आपको इसका जो एड्रेस है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, और ये एड्रेस जो होगा वो इसके एलिमेंट, इस एलिमेंट के जो एड्रेस होगा उसको पॉइंट कर रहा होगा, और जो हेड है आपका वो यहां ना रह के हेड यहां आ जाएगा। तो अब बताओ टाइम किस में कम लगा, लिंक लिस्ट में। तो ऐसी केस में सबसे आइडियल डेटा स्ट्रक्चर कौन कहलाएगा, लिंक लिस्ट कहलाएगा, ना कि एरे।
इस केस में, ऐसे सिचुएशन में, मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, एग्जांपल लेके बता रही हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली कैसे स्टोर कर लिया हमने, कुछ नहीं किया। यहाँ पे जो एड्रेस है वो हमने इस पहले एलिमेंट का जो एड्रेस है वो प्रोवाइड कर दिया, और हेड को हमने यहां से हटाकर इस पहले एलिमेंट को जो हमने ऐड किया हुआ है उसको वहां पर सेट कर दिया, बस इतना सा हो गया। तो इन दोनों में अगर आपसे पूछा जाए, इस केस में जो केस मैंने लिया हुआ है कि एलिमेंट को आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ऐड करना है इन द केस ऑफ एरे और लिंक लिस्ट, तो इनमें से कौन सा बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर होगा, तो आंसर क्या आना चाहिए, लिंक लिस्ट। क्यों? क्योंकि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो इसके कंपैरिजन में, एरे के कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। सो दैट्स व्हाई इस केस में आइडियल डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, लिंक लिस्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बताना था। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या पढ़ाते हैं। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। तो अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।